दोस्तों नमस्कार। अगर स्लोगन और नारों से भारत चल रहा होता तो यकीन जानिए भारत दुनिया में टॉप पर होता। कमोवेश हर क्षेत्र में भारत की राजनीतिक सत्ताओं ने नारे दिए हैं, लेकिन उन नारों का असर सिवाय सत्ता को बचाने के लिए या इस देश के नागरिकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए या फिर प्रचार का प्रोपेगेंडा कराने के अलावे कुछ भी नहीं होता है। मुश्किल तो यह है कि जिन मुश्किल हालातों से जिस भी क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता डूबने लगती है, वहीं से वह एक नारा दे देती है और नारे के आसरे बताने लगती है कि देखिए हम सफल हो गए। और सफलता का यह पैमाना इस देश की आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा होता है। आत्मनिर्भरता यानी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी इस देश में उत्पादन, उत्पादन यानी इस देश में रोजगार, रोजगार यानी इस देश का भविष्य। यह सारी परिस्थितियों पर किसी ने मट्ठा डाल दिया तो वह नारा है, और नारा भी ऐसा वैसा नहीं। आज तो हमें लगता है जिक्र करना चाहिए आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भरता के पैमाने पर हम आजादी के बाद शायद सबसे मुश्किल हालात में हैं। एक वक्त महात्मा गांधी थे, चरखा काता करते थे। विदेशी कपड़ों की होली भी इस देश ने जलती हुई देखी और जलाई भी। आरएसएस के भीतर भी कुछ पाठ शायद उसके आ गए। उसने स्वदेशी जागरण मंच बनाया, लेकिन मौजूदा वक्त में स्वदेशी जागरण मंच का डिब्बा भी बंद हो चला है। इस देश के भीतर में जो जो चीजें दुनिया के बाजार से लगातार आ रही हैं और बढ़ती जा रही है, उसमें से बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जिसका उत्पादन भारत के भीतर होता था। इतना ही नहीं, जिन क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा भी, वहां पर भी इस दौर में अर्थव्यवस्था ने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि दरअसल वह भी इंपोर्ट करने लगा। हमें लगता है कि आज इस आत्मनिर्भरता का कच्चा चिट्ठा सुन लीजिए, क्योंकि दुनिया के बाजार में गेहूं की मांग बढ़ती है तो भारत का व्यापारी दुनिया के बाजार में गेहूं बेचकर डॉलर कमाने निकल जाता है और पता चलता है कि देश के भीतर गेहूं मिलेगा नहीं। कई राज्यों में अब रोटियां नहीं बनती है, जो कि 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल हो चला है। दिल्ली में भी अब गेहूं मुफ्त में नहीं दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी गेहूं मुफ्त में नहीं दिया जाता है, क्योंकि गेहूं कम पड़ गया। भारत की ऐसी स्थिति क्यों हो गई? चीनी दुनिया के बाजार में महंगा हुआ, चीनी एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ, भारत में चीनी महंगा होना शुरू हो गया। पाम ऑयल, एक वक्त भारत आत्मनिर्भर था, लेकिन मौजूदा वक्त में दुनिया के जिन देशों से भारत पाम ऑयल भी मंगाता है, उसने जब प्रतिबंध लगा दिया तो यहां हाय तौबा मच गई। यह कौन सी परिस्थिति, और परिस्थिति ऐसी वैसी नहीं। पता चलता है कि हमें सरकार की इस कंपनियों को बेचना है और अगर खरीदार नहीं मिलता है तो यह नहीं बिकेगा तो वो बेच देंगे। भारत पेट्रोलियम नहीं बिका तो हिंदुस्तान जिंक को बेच डालेंगे। यह कैसी अर्थव्यवस्था में कैसी आत्मनिर्भरता है, इसका कच्चा छिट्टा सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में नहीं छुपा हुआ है। इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इस देश के इंपोर्ट के भीतर में जो सामान भारत आते हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को आज काम नहीं है भारत के भीतर में, और वह माल बाहर से आता है। और होते होते कोयला भी जब बाहर से आने लगे और भारत दुनिया के बाजार से कोयला मंगाने लगे, तो समझ जाइए खनिज संपदा से भरपूर भारत अंदरूनी तौर पर इस अर्थव्यवस्था के मातहत खोखला तो नहीं हो चला है। आज यह सवाल महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बार बार इसका जिक्र होता है। हम इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गए और हमने निकाला कि 2020 में जब आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया गया तो उस पर भी प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च हो गए। आत्मनिर्भर कैसे होंगे, इस पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुए, प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च हो गए। अगर इस सिलसिले को आप गेहूं से पकड़ना शुरू करते हैं तो मार्च और अप्रैल के महीने में ही कहर ढह गया, क्योंकि मार्च में 1370 करोड़ और अप्रैल के महीने में 3670 करोड़, यानी इस 2 महीनों में 5040 करोड़ का गेहूं निर्यात कर दिया गया और देश के भीतर त्राहिमाम मच गया। कीमतें बढ़ने लगी, यानी क्या हम गेहूं में उत्पादन जरा सा कम हो जाए और एक्सपोर्ट जरा सा बढ़ जाए, स्थिति नाजुक हो जाती है। नाजुक हो गई, लेकिन जिक्र आत्मनिर्भर भारत का है। चीनी
ब्राजील के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन 2022 में दुनिया के बाजार में जब चीनी की जरूरत पड़ी क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध का मसला था, तो उसके बाद संकट भारत के भीतर आया और फिर पॉलिसी बनानी पड़ी। 10 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। कॉटन के क्षेत्र में दुनिया के बाजार में कॉटन की जरूरत पड़ी। हम जिक्र आपसे कर रहे थे ना, महात्मा गांधी करघा काता करते थे और आज भी जो भी गुजरात जाता है वह करधा काट कर ही बतलाता है कि हम महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस विचारधारा का मतलब स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के साथ स्वदेशी भी है, इस बात को हर कोई भूल गया। नारों के आश्रय तो वोकल लोकल सब चलते रहेगा। नारों के आश्रय इस बात का भी जिक्र होगा कि खुद बनाइए खुद खाइए, लेकिन सच क्या है इस देश की अर्थव्यवस्था का? सच यह है कि इस दौर में जो धागा भी आता है वह भी हम बाहर से मंगाने लगे। चीन से बना हुआ धागा हमारे बाजारों में आता है और सूती कपड़ा जो महात्मा गांधी जिसे आंदोलन की दिशा में ले जाना चाहते थे, भारत की तुलना में बांग्लादेश कई कदम आगे निकल चुका है। सवाल सबसे बड़ा यह आया कि इस दौर में जिन जिन कंपनियों ने जिस जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में लोन तक लिया, जो इंडस्ट्री से जुड़ी थी, उत्पादन से जुड़ी थी, वह भी संकट में फंस गई। नारा आत्मनिर्भरता का भारत का कोविड के बाद दिया गया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के पैमाने को अगर आप समझेंगे तो कोविड से पहले ही मौजूदा मोदी सत्ता की अर्थव्यवस्था ने इस देश को डुबो दिया था। कोविड ने उसमें एक नया काम किया कि भारत दुनिया के बाजार के सामने हथेली फैलाकर खड़ा हो गया और उन सब के बीच जब जब लाभ उठाने निकला तब तब देश के भीतर संकट मंडराने लगा। इन परिस्थितियों में अगर हम एमएसएमई का जिक्र करें तो सिर्फ कोविड काल में जो लोन उन लोगों ने लिया एमएसएमई ने, उसमें से 2053 करोड़ रुपया लौटाने की स्थिति में वह नहीं और बैंकों के ऊपर वह एनपीए आ गया। यानी हमारी उत्पादन प्रणाली, हमारी इंडस्ट्री भी कैसे डामाडोल है, हम उस पूरे स्ट्रक्चर पर आ जाने वाले हैं। समझिएगा इसको जरा। रिटेल सेक्टर में 2040 करोड़ रुपया नहीं लौटा पाए क्योंकि हम बाहर से माल सस्ते में मंगा लेते हैं, तो यहां का माल यहां के बाजार में रिटेल सेक्टर के जरिए क्यों बेचे? इस संकट के बीच जो बाहर से माल आ रहा है बाहर से, उसके भी खरीदार नहीं मिले, तो 2040 करोड़ रुपया बैंक को लौटा नहीं पाए जो कर्ज इस कोविड काल में लिया गया था, जिसका रोना सरकार लगातार रोती है कि दुनिया भर में संकट था, आप सिर्फ हमसे सवाल क्यों करते हैं? आज हम 2020 से पहले 2019 तक के भी सवाल करेंगे। पहले 5 बरस में कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया गया है, क्योंकि इस दौर में कॉरपोरेट लोन भी जो लिया गया 14,000 करोड़, तकरीबन 13,269 करोड़ रुपया, जो कॉरपोरेट प्रोडक्शन से जुड़ी हुई थी वह भी एनपीए में तब्दील हो गई। लोन कुछ ज्यादा लिया गया लेकिन इतना लौटा पाने की स्थिति में नहीं। यानी कुल मिला के लगभग 19,000 करोड़ रुपया एनपीए इस कोविड काल में जो मदद के दौर पर निकल कर आया और इकोनॉमी को पटरी पर लाते हुए आत्मनिर्भरता का नारा दे रहा था, वह भी ढकोसला निकला। क्योंकि इन सब के बीच में जब आपके जहन में एक सवाल आता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी जिक्र कर लीजिए, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो बड़ी तालियां बजती हैं कि हमने एक्सपोर्ट में यह कमाल कर दिया। उस कमाल को परखने के लिए जब हमने देखा 417 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, सरकार ने उस पर विज्ञापन दे दिए। सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ बीजेपी ने चस्पा किया कि देखिए इतने बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था कि हमारा इंपोर्ट 600 बिलियन डॉलर को भी पार कर गया, जो कभी नहीं हुआ था। 610 बिलियन डॉलर को पार कर गया। सवाल सबसे बड़ा इस दौर में यही निकल कर आया, अगर यह सब हो रहा है तो क्या वाकई हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? हमने इसका एक तोड़ निकाला कि सरकार जिस अर्थव्यवस्था के आश्रय चल रही है, भारत के भीतर में क्या वाकई ऐसी स्थिति आ चली है जिसमें सरकार उस दिशा में देखना नहीं चाहती है? सरकार ने जहां जहां देखा अर्थव्यवस्था के मद्देनजर वहां वहां स्थितियां नाजुक हो गई। एक क्षेत्र में सरकार ने नहीं देखा, वह था कृषि का क्षेत्र, एग्रीकल्चर का क्षेत्र। भारत में आज भी सिंचाई योग्य जमीन जो है सिर्फ 27% है। बाकी किसान अपने तौर पर चाहे वह जमीन के नीचे से पानी निकाले या किसी तरीके से इंद्र भगवान पर निर्भर रहे, सरकार ने उस दिशा में देखा नहीं। और सच यह है कि हमारी जीडीपी में आज की तारीख में
एग्रीकल्चर का योगदान 20% से ज्यादा हो गया है। यानी इंडस्ट्री का योगदान कम हो गया है, यानी सर्विस सेक्टर का योगदान कम हो गया है, यानी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इकोनॉमी को भी कॉरपोरेट ने सोचा कि अब वो इसमें से मुनाफा कमाए, तो सरकार 3 कानून लेकर आई थी। आत्मनिर्भर भारत के भीतर का एक सच और है, कॉरपोरेट सरकार के साथ जिस जिस जगह पर गया उन जगहों पर भारत का उत्पादन कम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उन प्रोडक्ट्स की मांग भारत करने लगा। लेकिन एक क्षण के लिए इतिहास के एक पन्ने को पलट लीजिए। 1950-51 में पहली बार नेहरू काल में जब जीडीपी निकाली गई तो पता चला कि एग्रीकल्चर की जीडीपी में योगदान जो है 52% है, इंडस्ट्री का 14% है और सर्विस सेक्टर 33% है। जब मनमोहन सिंह सरकार जा रही थी उस समय एग्रीकल्चर 16% था, इंडस्ट्री 29% थी, सर्विस सेक्टर 54% था। लेकिन जब हम आज की तारीख में आपके सामने इस बात का जिक्र करें कि मौजूदा वक्त का सच क्या है, तो इसको सिर्फ इस रूप में समझ लीजिए कि आज की तारीख में एग्रीकल्चर 20% पार कर गया है, जो सबसे ज्यादा है। और जिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिक्र होता है उसके बारे में एक सच इसके समानांतर और समझ लीजिए। 2019 में $313 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते थे। 2020 तो पूरी तरह कोविड काल था, तो उसमें एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ, $291 हो गया बिलियन डॉलर। और 2021 में हम $417 बिलियन पर आ गए। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ा 2019 जब कोविड नहीं था 313, एक्सपोर्ट 2021 में हो गया 313 से बढ़कर 417। अब आइए इंपोर्ट जो कर रहे थे कोविड से पहले $474 बिलियन का, जो कि 2021 में बढ़कर $610 बिलियन हो गया। इसको अगर रुपए में तब्दील कर दीजिएगा तब आप समझ पाइएगा कि कैसी नाजुक स्थिति जो रुपए के मुकाबले डॉलर कीमत में बढ़ता चले जाता है उसका असर पड़ता है, और आत्मनिर्भरता के नारे के तहत हम कुछ करते नहीं हैं उसका क्या असर पड़ता है। इसके लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 2021 में हमने जो एक्सपोर्ट किया वह तकरीबन 32 लाख करोड़ का था। जो इंपोर्ट किया, जो बाहर से मंगाया, वह 47 लाख करोड़ का था। यानी 14 लाख करोड़ का सीधे सीधे 14 से 15 लाख करोड़ का सीधे सीधे हमको नुकसान हुआ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। अब यहां पर एक सवाल और होना चाहिए। आज की तारीख में जब आप करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, रुपया और डॉलर को कन्वर्ट करते हैं, अगर 2014 में जो 60, 61, 62 रुपए चल रहा था डॉलर के मुकाबले रुपया, अगर आज भी वही होता तो हमको 5 लाख करोड़ रुपए कम देने पड़ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। खेल समझिए जरा। हम आत्मनिर्भरता का राग अलाप रहे हैं और स्थिति ऐसी नाजुक है कि इकोनॉमी संभल नहीं रही है। अब इसके बाद दूसरा सच उससे ज्यादा भयावह है, क्योंकि दुनिया के हिस्से में जो खास तौर से इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का दुनिया में सभी देशों को मिला दीजिए, उसका जो एवरेज होता है वो एवरेज भी किसी भी देश के भीतर में 50% तक इंडस्ट्री का योगदान आता है। भारत के भीतर में आज की तारीख में यह योगदान कम होते 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 जिन स्थितियों में आ गया वह लगभग 25% पर आकर टिका हुआ है। दुनिया के बाजार में 50% से ज्यादा होता है। यानी इंडस्ट्री सेक्टर में हम दुनिया की तुलना में जो प्रोडक्शन करते हैं 30% तक नीचे हैं। तो उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार नहीं होगा तो लोग कंज्यूमर कैसे होगा, कंज्यूमर नहीं होगा तो सामान कैसे बिकेगा, सामान नहीं बिकेगा तो जिसके लिए सामान दुनिया के बाजार से आ रहा है उसके पैसे की कमाई कैसे हो रही है। तो वह ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, खनिज संपदा, ये सारी चीजें कैसे डाइल्यूट इस देश में की जा रही है और आत्मनिर्भरता का नारा भी दिया जा रहा है, यह भी इसके समानांतर चलिए। क्योंकि इंडस्ट्री के क्षेत्र में अगर आप ध्यान दीजिए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ 14% है, माइनिंग 1.6% है। दुनिया के भारत जैसे देशों में जहां पर इतनी माइनिंग होती है वह एवरेज उसकी कमाई जो है लगभग 9% तक है, भारत में 1.6%, क्योंकि हम कोयला तक बाहर से मंगाते हैं। हम आत्मनिर्भर कैसे हो गए यह एक समझने की बात है, और इस नारे को देने के बाद भी स्थितियां और डाइल्यूट हुई है और तेजी से डाइल्यूट हुई है। लेकिन एग्रीकल्चर में हम
20.19% हमारा जीडीपी में योगदान हो गया, जो आगे बढ़ गया है इस दौर में, जिस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई है। और एग्रीकल्चर पर सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार ने उस क्षेत्र में कुछ किया नहीं। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, सब्सिडी दी है, खाद को लेकर सब्सिडी दी है। दूसरे हिस्से में आइएगा तो पता चलेगा कि डीजल की कीमत तो इतनी बढ़ गई 2014 की तुलना में कि खाद की सब्सिडी उसी में समा गई। बीज को लेकर जो सवाल थे, जो सिंचाई को लेकर सवाल थे, जो मंडी तक लाने का जो भाड़ा था, वो सब कुछ बढ़ गया। और होते होते स्थिति इस दौर में ये आ गई कि लागत के अनुकूल भी ना एमएसपी फिट बैठती है, ना सरकार की खरीद फिट बैठती है। लेकिन उसका प्रोडक्शन दुनिया के बाजार में भारत ने जब एक्सपोर्ट किया तो वो अपने तरीके से नायाब था पहली बार, लेकिन देश के भीतर संकट आ गया। अगर आप सर्विस सेक्टर का भी जिक्र करें, जिसमें ट्रेड आता है, होटल आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, ब्रॉडकास्टिंग आती है, रियल एस्टेट आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, डिफेंस आता है, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अगर आप चलेंगे तो दुनिया की तुलना में, दुनिया के तमाम देशों का जो एवरेज है उसकी तुलना में भारत उसमें भी फिसड्डी ही साबित हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? यानी मुनाफे के दायरे में अपने देश के भीतर उत्पादन करके भारत कहीं पर टिक क्यों नहीं पा रहा है, और आत्मनिर्भरता का नारा क्यों खोखला लगता है? इसका एक दूसरा हम आपको सच बताते हैं। जब आप जीडीपी का जिक्र करते हैं, क्योंकि जब हम खुदरे क्षेत्र में आए तो एक बेसिक चीज समझ लीजिए, हमारे एग्रीकल्चर से जीडीपी में योगदान तकरीबन 36 लाख करोड़ का है, सर्विस सेक्टर में 96 लाख करोड़ का है, और इंडस्ट्री में लगभग 46 लाख करोड़ का है। जीडीपी में योगदान तकरीबन जो हुआ वो कुल मिला दीजिएगा तो 180 लाख करोड़ का भारत की जीडीपी लगभग इतनी बैठेगी। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक दूसरा सवाल आता है। जब आप इंडस्ट्री के भीतर में घुसते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो उत्पादन होता है उसमें हमारा 25 लाख करोड़ रुपया उसके जरिए जीडीपी में योगदान आता है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, इस दौर में जो हम लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के नाम पर हमारे बैंक जो कर्ज दे देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, वह तकरीबन 33 लाख करोड़ का दे दिया गया। ये हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं कोविड से ठीक पहले का। कोविड को थोड़ी देर के बाद ये भूल जाइए, यह उससे पहले का है। आपको फिर याद आएंगे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के काल में 13 लाख करोड़ रुपया था जो कर्ज दिया गया बैंक के जरिए, और पहले 5 साल में 2014 से 2019 तक मोदी काल में 33 लाख करोड़ रुपया वो बढ़कर कर्ज हो गया। अब सवाल था कि इसमें बहुत लोग नहीं भी लौटाते हैं। मनमोहन सिंह के दौर में इंडस्ट्री जो कर्ज लेती थी वो नहीं लौटा रही थी 94,000 करोड़, और मोदी काल में जो नहीं लौटा रही है वो लगभग है 5,78,000 करोड़। अंतर समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि जिस आत्मनिर्भरता की खोज हम कर रहे हैं, जनता सरकार पर निर्भर हो जाए, सरकार कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाए, कॉरपोरेट इस देश की खनिज संपदा और सार्वजनिक उपक्रमों की लूट में निर्भर हो जाए, और यह इकोनॉमी जब गोल घूमेगी तो उत्पादन नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा। और इस परिस्थिति में भारत आकर फंस गया है। वो कहां से पैसा लेता है, कहां पैसा लगाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो बातें क्यों आगे नहीं बढ़ पाती हैं तमाम क्षेत्रों में। इसमें हमको लगता है कि एग्रीकल्चर के हिस्से का भी जिक्र कर देते हैं। मनमोहन सिंह के काल में 2013-14 का हम आपका आंकड़ा बतला रहे हैं, जब मोदी नहीं आए थे, जो कर्ज बैंक के जरिए लिया गया था वो 5,96,000 करोड़ का था। मोदी काल में कर्ज ये बढ़कर 13,25,000 करोड़ का हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि एग्रीकल्चर को लेकर मनमोहन सिंह के काल में जो 5,96,000 करोड़ था उसमें से लगभग 98% पैसा लौट गया। लेकिन इस दौर में जो 13,25,000 करोड़ था उसमें से 95,000 करोड़ रुपया लौटा नहीं। और उसकी जब जानकारी हमने हासिल की कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसने पैसा नहीं दिया, तो आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि जो कॉरपोरेट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में घुस रहे हैं उन्होंने बैंक द्वारा कर्ज लिया गया एग्रीकल्चर के क्षेत्र के लिए, वो पैसा वापस नहीं किया। आत्मनिर्भरता का ये नया पैमाना और न्यू इकोनॉमी है। ये इस इकोनॉमी के भीतर के अनूठा सच यह भी है कि आप जब इसमें जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा संकट यही नजर आएगा कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे जिसको लेकर हमें तो आत्मनिर्भर पहले से थे। अब धागा भी अगर बाहर से आ रहा है, पाम ऑयल भी बाहर से आ रहा है,
संकट यह आ जाए कि भारत के बाजार में जो भी प्रोडक्ट हो वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में अगर कॉस्टली गवर्नमेंट को नजर आने लगे, तो फिर यकीन जानिए कि 5 से 6 साल उसके बाद एग्रीकल्चर में कोई किसान खेती करता हुआ दिखाई नहीं देगा। जिसकी अपनी जमीन होगी वह सब कुछ कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया होगा, क्योंकि इकोनॉमी को बचाने के लिए इस बार अगर एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट काम दिया है, तो क्यों नहीं अगली बार से हर उस क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया जाए, व्यापारियों के हाथ में दिया जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा बड़ी तादाद में डॉलर यहां पर ला सके। आपको यह भी जानकर हैरत होनी चाहिए कि जो सेना में जो वर्दी होती है ना, वह भी वर्दी हम लोग बाहर से मंगाते हैं। और दुनिया में सऊदी अरब के बाद भारत ही वो देश है जो सबसे ज्यादा दुनिया के बाजार से हथियार खरीदता है। और भारत जो अपने पीठ ठोकता है ये कहकर कि देखिए हम हथियार भी बनाने लगे हैं, तो भारत का नंबर 24वां आता है, 24th नंबर पर भारत है। 23 देश उसके आगे है जो प्रोडक्शन करते हैं, और इन 23 देशों की कतार में भारत सबसे नंबर 1 है जो दुनिया से हथियार खरीदता है, सऊदी अरब के ठीक बाद। यह एक नई स्थिति बनती है। अब जब हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें एक सवाल क्रूड ऑयल का होना चाहिए, कच्चे तेल का होना चाहिए। आपको जानकर यह हैरत होगी, इस दौर में का सबसे बड़ा संकट यह है कि हम जो चीजें पहले उत्पादित कर रहे थे वह तो बंद कर दिए। क्रूड ऑयल जैसी जगह पर क्रूड ऑयल हमारे यहां जितना होता था, इस दौर में वह भी बंद हो गया, वह भी कम हो गया। और एक्सपोर्ट जो होता था इससे पहले, हम लोग जो बाहर से इंपोर्ट करते थे, यानी दुनिया के बाजार से वो एक्सपोर्ट हो रहा है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 85% इंपोर्ट नहीं करते थे हम लोग 75% इंपोर्ट करते थे मनमोहन सिंह के काल के दौर तक में। 85% इसलिए हो गया कि हमारे यहाँ जो अपने यहाँ क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जो एनटीपीसी जिस पे, उसको कम कर दिया गया और उसको प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों बेचा गया। प्राइवेट सेक्टर्स ने मुनाफे के लिए दुनिया के बाजारों में भारत के भीतर के तेल को भी बेचना शुरू किया। अब ये रास्ता रशिया के जरिए भी आ रहा है। भारत के जो प्राइवेट हाथों में तेल बनाने वाले लोग हैं, वह अब तेल रशिया से मंगा रहे हैं, क्योंकि दो देशों के बीच समझौता है, 30% की छूट मिलेगी और यहां से दुनिया के बाजार में तेल जा रहा है, यानी वाया इंडिया रशिया का तेल यूरोप तक में जा रहा है और कंपनियां लाभालाभ है। लेकिन सवाल तो आत्मनिर्भरता का है, सवाल तो आगे बढ़ने का है। तो उसका एक हिसाब देखिए, जो हमारा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन था, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, 37 मिलियन मीट्रिक टन हुआ करता था, जो कि घटते घटते 29 मिलियन मीट्रिक टन पर पिछले साल आ गया और अगले साल का टारगेट रखा गया है 30 मिलियन टन, 30 मिलियन मीट्रिक टन। यानी 2013-14 में हमारे यहाँ खुद का जितना तेल होता था वह तेल भी कम हो गया हमारे यहाँ खुद के लिए। इसीलिए एक्सपोर्ट जो था, वह जो दुनिया के बाजार से भारत में इंपोर्ट होकर आ रहा था, 2014 में 189 मिलियन मीट्रिक टन मंगाते थे। आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते 225 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। तो बोझ पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर चलता है और डॉलर के मुकाबले रुपया कम है, तो रुपये का बोझ बढ़ता चला जाएगा और ये बढ़ता चला गया। यानी उस समय तक अगर आप देखिएगा तो वह अगर 8 लाख करोड़ होता, आज की तारीख में 9.5 लाख करोड़ रुपया हमको तेल मंगाने के लिए खर्च करना ही पड़ता है। आखिरी सवाल, इकोनॉमी जब नहीं संभलती और पैसा चाहिए तो कोई क्या करेगा। अभी तुरंत की जानकारी आई कि बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम जो है सरकार नहीं बेचेगी, जो वो 52.98% अपना बेचना चाहती थी। लेकिन उसके भीतर का सच भी क्या है, उसको भी कमजोर किया गया बेचने के लिए, और आज की तारीख में बेचने का दरवाजा बंद कर दिया गया क्योंकि कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। कैसे कम किया जाता है, यानी अगर आप चलिएगा नवंबर 2020 में बीपीसीएल की जो वैल्यू लगाई गई थी 90,000 करोड़ थी। मई 2020 में यह घटते घटते 68,000 करोड़ पर आकर टिक गई है। जो बीएसई में शेयर बाजार होता है वह पिछले साल अप्रैल तक में 418 से 422 रुपए चल रहा था। आज की तारीख में घटते घटते वह 320-324 रुपए पर आ गया। तो कंपनी की नेटवर्थ कम कीजिए, उसको अपने यार को बेच दीजिए, यार के जरिए उससे आप फंड ले लीजिए। ये लगातार हम जो बताते रहे हैं, ये इसका एक सच है। लेकिन इन सब के बीच अनूठा सच ये है कि जो कंपनी रेस में थी बीपीसीएल की, वो वेदांता रिसोर्सेज थी। 2 और कंपनियां थी, पीछे चली गई। उसमें एक थिंक गैस थी, एक अपोलो ग्लोबल थी जो कि इक्विटी फॉर्म है, वह भी पीछे चले गई। वेदांता बची बाद में, उसने भी हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन अब ये नहीं बिका तो कुछ तो बेचना है, तो हमने क्या किया, हमने बेच दिया इन सब के बीच हिंदुस्तान जिंक को ही बेच डाला। हिंदुस्तान जिंक को हमने बेचा
और लगभग 29 की हिस्सेदारी थी, 29.54 की हिस्सेदारी थी। उसे खरीदा किसने? घुमा फिरा के पता चला वेदांता के पास चला गया। क्या बेचना है, कैसे खरीदना है, किसको बेचना है, कौन खरीदेगा, उससे किसको मुनाफा होगा, उससे सरकार को क्या लाभ होगा, उस सरकार के जरिए उसकी राजनीति कैसे सधेगी, उस राजनीति को साधने के लिए उस कॉरपोरेट को क्या लाभ होगा, इसी चक्कर में घूमते रहिए। हमने एक बार भी इस देश का जिक्र नहीं किया इस पूरे लाइन में, घेरे में। तो देश की आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि राजनीतिक सत्ता के 5 किलो अनाज का जिक्र हो या कॉरपोरेट को कौड़ियों के मोल इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों और खनिज संपदा को ट्रांसफर करने की बात हो। दोनों निर्भर हो गए सरकार पर। गरीब भी निर्भर है, कॉरपोरेट भी सरकार पर निर्भर है। कॉरपोरेट से मुश्किल हालात में पैसे मिल जाएंगे और जनता से जो निर्भर है सरकार पर, वह 5 किलो राशन के एवज में वोट मिल जाएंगे। सत्ता बनी रहेगी, पैसा आते रहेगा। आत्मनिर्भरता का यह एक शानदार दायरा है। कल आपसे मिलेंगे। इस अर्थव्यवस्था और इस आत्मनिर्भरता ने असर जो बेरोजगारी पर डाला है और सरकार की स्थिति पहली बार ऐसी हो गई है कि वह रोजगार खत्म कर रही है। कल बात होगी इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।